इजराइल के भविष्य को अब ईरान ने अपने दो प्रॉक्सी, एक तरफ हूती तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के हवाले कर दिया है, जिसके हमलों से इस वक्त इजराइल दहलता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में चर्चा हूती की ताकत की, आज रणनीति में चर्चा हिजबुल्लाह के स्ट्रेटेजिक प्लान की और इजराइल के सामने खड़े उस टू फ्रंट वॉर की जिसकी कल्पना नेतन्याहू ने शायद ही की होगी। जब भी इजराइल के सामने टू फ्रंट वॉर का सवाल आया, एक तरफ हमास तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह दिखाई देता रहा, लेकिन अब एक तरफ हूती है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है और उसे बैकअप पूरी तरह से ईरान का मिल रहा है। उस ईरान का जिसका क्लोज इस वक्त देखें तो एलाई एक तरफ रूस तो दूसरी तरफ चीन भी दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर देखें तो हूतियों के बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से जिस तरह से तेल अवीव दहला, जिस तरह से इजराइल का आयरन डोम एक बार फिर फेल हुआ, उससे इजराइल के माथे पर चिंता की लकीरें तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और नेतन्याहू किसी भी वक्त अपने रक्षा मंत्री गैलेंट को उनके पद से हटा सकते हैं, ये भी बात सामने उभर कर आ रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि हूतियों के पास इतनी ताकत आई कहां से। तो यमन की जमीन पर हूती लड़ाकों की ताकत अगर आप पिछले 2 दशक में देखें तो लगातार बढ़ती रही है और इस ताकत के पीछे ईरान एक बड़े कद्दावर सपोर्टर के तौर पर खड़ा रहा, जिसने समुद्री रास्ते से हूतियों को बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन की ताकत से लैस किया। दूसरी तरफ जब जब मौका मिला हूतियों ने यमन के शस्त्रागार लूटे। 2004 से लेकर 2010 के बीच में ऐसी तमाम घटनाएं हुई जिसमें यमन के शस्त्रागार हूतियों ने लूटे और इस शस्त्रागार में दरअसल इस तरह के घातक हथियार उस वक्त यमन ने जुटाए थे जिस पर इस वक्त कब्जा हूतियों का है। इसमें हथियार हैं रूस के, इसमें हथियार हैं ईरान के, इसमें हथियार हैं सऊदी के, इसमें हथियार हैं नॉर्थ कोरिया के। और इन हथियारों के साथ साथ अमेरिका ने भी यमन को इस तरह के घातक हथियार दिए थे जिस पर हूतियों का कब्जा है। और इस तरह इस वक्त अगर आप देखें तो हूतियों का शस्त्रागार पूरी तरह से इजराइल को टैकल करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि अगर 11 से 15 मिनट में हूतियों के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो 2600 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है और आयरन डोम उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, तो फुल फ्लेज वॉर में इजराइल की हालत हूतियों के सामने क्या होगी। तब जबकि हिजबुल्लाह हजारों की संख्या में रॉकेट बरसा रहा होगा, जिसका प्लान हिजबुल्लाह ऑलरेडी तैयार कर चुका है। और इसी प्लान को देखते हुए इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर इजराइल फुल फ्लेज वॉर और ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुटा हुआ है। हमारे पास जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक मैं आपको बतलाऊं कि इस वक्त की स्थिति में एक तरफ हूती तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार है। जो दरअसल डेटा इस वक्त हूतियों के पास हथियारों का है उसमें देखिए तो उत्तर कोरिया, ईरान सहित सऊदी अरब और अमेरिका की मिसाइलें जो हैं वो इस वक्त हूतियों के हाथों में हैं। और किस तरह की मिसाइल हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो इसमें ये दावा किया जा रहा है कि बुरकान सीरीज की मिसाइल जो हैं वो भी हूतियों के हाथों में है। कुद्स 1 क्रूज मिसाइल भी हूतियों के जखीरे में शामिल है। सैयद 2 जैसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी दरअसल ईरान से हूतियों की मिली है और इस तरह से हूती बेहद ताकतवर हैं। उसके अलावा हूतियों के जखीरे में ये भी जानकारी मिल रही है कि रॉकेट लॉन्चर हैं, एंटी टैंक मिसाइल हैं और ये सब कुछ जो है हूतियों ने अपने जखीरे में शामिल किया है। सऊदी गठबंधन के समय भी हवाई ड्रॉप दुर्घटना के बाद हूतियों के RPG-26 वेरिएंट का एक खेप जो कब्जाया था वो भी उनके पास मौजूद है। तो इस तरह से हूतियों के पास हथियारों का समूचा जखीरा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि हिजबुल्लाह के साथ फुल फ्लेज वॉर की स्थिति आने वाले 7 अक्टूबर के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। इसके लिए लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल अपने हथियारों के साथ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ाता जा रहा है और जो बॉर्डर एरिया हैं उसमें ड्रोन के जरिए पर्चे गिरा के लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। इजराइल का कहना है कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह के ऐसे ठिकाने हैं जहाँ से रॉकेट लॉन्च उसकी ज़मीन पर किया जा रहा है और यहाँ पर इजराइल बड़ा हमला करने वाला है और ऐसे में जो लोग यहाँ पर होंगे वो इसके चपेट में आएंगे, लिहाजा इलाका खाली कर दें। हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि हिजबुल्लाह के हथियार सीरिया में बन रहे थे, जहां पिछले हफ्ते ही इजराइल ने एयर ऑपरेशंस किए और वहां पर कई ब्लास्ट के जरिए, कई एयर स्ट्राइक के जरिए, कई बॉम्बिंग के जरिए वहां पर कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया। लेकिन अब भी ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास जो ताकत है वो तकरीबन 1.5 लाख की संख्या में रॉकेट और मिसाइलों का है। दूसरी तरफ उसके पास 50 से 60 हज़ार ऐसे लड़ाके हैं जो सीरिया में वेल ट्रेंड हैं और इस तरह ये ऑपरेशन भी दरअसल ग्राउंड करना चाहे इजराइल तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास नहीं है और दूसरी तरफ हूती जो हैं वो अपनी एयर स्ट्राइक की तैयारी में तैयार बैठे हैं।
ऐसी ताकत के साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है, ऐसी ताकत के साथ जो हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत है, ऐसी ताकत के साथ जो कि ईरान बेस्ड शाही ड्रोन जैसे ताकत है, जो कि पेलोड लेकर जो है वो पूरी तरह से इजराइल के ऊपर कहर बरपाने का मादा रखते हैं। हिजबुल्लाह की तरफ अगर पलट कर आप देखें तो फुआद शुकर जो कि टॉप कमांडर था हिजबुल्लाह के, उसके वो जब इजराइल के हाथों मरा उसके बाद से हिजबुल्लाह पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को चालू कर चुका है। ये और बात है, इसी अगस्त के महीने में इजराइल ने कहा कि हमास के खिलाफ गाजा में उसकी जंग अब आखिरी ढलान पर है, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से रक्षा मंत्री गैलेंट ने ऐलान किया कि अब हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग होकर रहेगी। इस बीच ये भी बयान काफ़ी मायने रखता है जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने दिया है कि राजनयिक तौर पर हिजबुल्लाह के साथ सुलह की जो तमाम तैयारियां हैं, कोशिशें हैं, वो सिफर हो चुकी हैं, और ऐसे में अब साफ तौर पर यहाँ पर वॉर के अलावा कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से आप स्थितियों को अगर समझें तो हूती भी ईरान के सह पर इजराइल से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिजबुल्लाह ग्राउंड ऑपरेशन टैकल करने के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के पास वो ताकत है, वो क्षमता है कि आप समझिए कि इजराइल को लंबे समय तक वो वॉर जोन में ट्रैप कर सकता है, क्योंकि अगर आप 20 किलोमीटर के गजा को देखें जहाँ पे हमास है और हमास के पास हिजबुल्लाह के अपेक्षाकृत 1/10 जो है वो लड़ाके हैं, दूसरी तरफ हथियारों का जखीरा भी नहीं था, तब भी उसने 11 से 12 महीने के बीच जो है इजराइल की सेना को ट्रैप कर रखा। और साथ ही आप देखिए तो अभी भी इजराइल के तकरीबन 101 बंधक जो हैं वो हमास के पास हैं, वो डील भी अभी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इजराइल की जनता सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू की सरकार पर दबाव लगातार बना रही है, और इस दबाव को झेलने के लिए मजबूर नेतन्याहू अब ये दिखाई दे रहे हैं कि वो वॉर को गजा से हिजबुल्लाह की तरफ किसी भी समय शिफ्ट कर सकते हैं, जैसी सैन्य तैयारी इस वक्त हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच हूतियों ने आकर ये जरूर एहसास इजराइल को करा दिया है कि ये 2 फ्रंट वॉर का सिचुएशन जो है वो कितना खतरनाक होने वाला है। सवाल इस बात को लेकर भी उठने लगे हैं कि अगर दोनों तरफ से हमले होंगे, यानी एक तरफ से हूती और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह हमला इजराइल की ज़मीन पर करता है, तो फिर इजराइल की हालत क्या होगी? क्या इस जंग में अमेरिका को भी उतरना होगा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आयरन डोम के जरिए इसको टैकल नहीं किया जा सकता। ये ठीक वैसे ही सिचुएशंस हैं जैसे कि ईरान ने तकरीबन 300 की संख्या में अपनी मिसाइल और ड्रोन इजराइल के ऊपर छोड़ा था, तो उसको संभालने के लिए अमेरिका सहित नेटो के कई देश सामने आए थे। साथ ही बॉर्डर एरिया में हमने देखा कि किस तरह से जॉर्डन ने साथ दिया था, और यूके सहित हमने देखा कि फ्रांस ने भी अपनी ताकत लगाई थी, तब जाकर इजराइल बच पाया था। लेकिन ऐसे सिचुएशंस अगर हूती और हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ खड़े करते हैं तो जाहिर है उस वक्त की स्थिति में इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका का रहना ही नाकाफ़ी होगा। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तब इजराइल के साथ नेटो भी निकल कर आएगा, तब क्या इजराइल के साथ यूरोप भी निकल कर आएगा? क्योंकि अगर आप इजिप्ट और जॉर्डन के पार देखें तो साफ तौर पर आपको यूरोप शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस वॉर जोन में अगर आता है तो जाहिर है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग पूरी तरह से पसर के यूरोप की तरफ चली जाएगी, और एक कम खतरनाक नहीं होने वाला है। ऐसी परिस्थिति के बीच हम देखें तो इस वक्त इजराइल साफ तौर पर खड़ा दिखाई दे रहा है, और नेतन्याहू के सामने चुनौती अब हमास कम, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हूती ज़्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं। ईरान ऐसी स्थिति में दरअसल इजराइल को खड़ा कर चुका है, जहां वो इस्माइल हानिया की मौत का अब सीधा बदला तो नहीं ले रहा, लेकिन जिस तरह से अपने प्रॉक्सीज के जरिए बदला ले रहा है, ये बदला इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए जो बड़ी बैठक इस वक्त नेतन्याहू ने की है, उसमें जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 फ्रंट वॉर के सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, उसको लेकर उन्होंने अपनी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही अमेरिका के साथ लगातार इजराइल की बैठकें चल रही हैं ताकि अमेरिकी सैन्य सहयोग को मांगा जाए, और इस वक्त की स्थिति से निपटने के लिए दरअसल अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका की ज़मीन पर भी चुनाव है। जो और बात है कि अमेरिका चाहता था कि चुनाव से इतर इस युद्ध को टाला जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमास के साथ बातचीत बेपटरी हो चुकी है। इजराइल किसी भी कीमत पर उस फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को खाली करना नहीं चाहता, जहां पर दरअसल हमास को फिर से एक नया जीवन मिले, लाइफलाइन मिले, ऑक्सीजन मिले, और हमास तब तक इजराइल के बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहा जब तक कि इजराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को न खाली कर दे। तो ये सिचुएशन ऑलरेडी आप देखिए तो इजिप्ट बॉर्डर पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर बनी हुई है, जिसको टैकल कर पाने में हम देखें तो तमाम जो अन्य देश थे, चाहे कतर की बात करें, इजिप्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, जो चाहते थे कि हमास और इजराइल के बीच डील हो जाए, और इस डील का प्रभाव ये होगा कि हिजबुल्लाह भी अपने वॉर जोन से पीछे हट जाएगा, जो कहता रहा है कि जब तक इजराइल हमास पर हमले करेगा तब तक हिजबुल्लाह इस वॉर जोन में बना रहेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति इस वक्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और ये देखा जा रहा है कि
कि ये वॉर और ज़्यादा पसरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान के बॉर्डर पर जाकर खड़ा है। दूसरी तरफ हूती जो हैं वो यमन से इजराइल के खिलाफ अपने जंग का ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं और उनके खिलाफ नेतन्याहू भी कड़ी चुनौती पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्त में ये जंग किस करवट मोड़ लेती है और कितना खतरनाक मोड़ लेती है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अतुलाज को दीजिए इजाज़त।